सागा ने ताली बजाई और कमरे में तेज रोशनी फैल गई। छत से झूलते हुए 2 ताकतवर बल्ब रोशन हो गए। वो बोला, मैं उमूमन 12 फुट के फासले से अपने हदफ को निशाना बनाता हूँ, लेकिन तुम चूंकि एक बेवकूफ नौजवान हो, इसलिए मैं ये फासला बढ़ाकर 18 फुट कर रहा हूँ। वजह यह है कि मैं तुम्हें गजंद नहीं पहुंचाना चाहता। मैंने बेपरवाही से कहा, मेरे ख्याल में तुम 10 फुट के फासले से कोशिश करो। 12 फुट का फासला तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, मजा नहीं आएगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे सागा अपने बाल नोचने लगा है। उसके ख्याल में उसका वास्ता किसी पागल से पड़ गया था। उसने दांत पीस कर कहा, ठीक है, तुम जैसे इंसान को जरूर सजा मिलनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम नुकसान पहुंचे। मैंने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, मजा नहीं आएगा सागा। अगर मैं तुम्हारे वार से बच गया तो तुम कहोगे मैंने हाथ हल्का रखा था, लिहाजा मुझे हलाक करने की नीयत से हमला करो। सागा की चमकीली निगाहें मुझ पर मरकूज हो गईं। मुझे यूं लगा जैसे वो मेरे बातिन में झांकने की कोशिश कर रहा हो। उसकी निगाहें मुझे अपनी खोपड़ी में उतरती महसूस हो रही थी, मगर मैं उसकी आंखों में आंखें डाले रहा। अगर मैं उससे निगाहें चुरा लेता तो ये मेरी पहली शिकस्त होती, और चूंकि निगाह मिलाने का आगाज उसने किया था, लिहाजा उसके लिए भी यह मुमकिन नहीं था कि अब मुझसे निगाह चुराता। उसके 2 मातहत मौजूद थे जिनके सामने वो अपनी किसी कमजोरी का मुजाहरा नहीं कर सकता था। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले घूरते रहे। चंद मिनट गुजरने के बाद मेरे होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। मैंने एक मौका फराहम किया, कहा, क्या इरादा तब्दील हो रहा है मुकद्दस सागा? सागा ने इस मौके से भरपूर फायदा उठाते हुए अपनी निगाह हटाई और कहा, नहीं, तुम अपने खड़े होने की जगह मुंतखब कर लो। मैंने एक दीवार की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं इस दीवार के साथ खड़ा हो जाता हूँ, तुम 10 फुट गिन लो। सागा ने सपाट लहजे में कहा, मुमकिन है फासला कम होने की वजह से मेरा निशाना चूक जाए। 12 फुट के फासले की मुझे खासी प्रैक्टिस है। मैंने कहा, तब तो तुम 12 फुट के फासले से ही खंजर फेंको, ताकि मैं पूरी तरह अपनी आजमाइश कर सकूं। मेरी खुशकिस्मती है कि बैठे बिठाए मुझे तुम जैसा माहिर मयस्सर आ गया। सागा का चेहरा हर किस्म के तासुरात से आरी हो गया था। वो 12 फुट के फासले पर जाकर खड़ा हो गया और उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाल लिया। फिर बोला, अगर तुम पसंद करो तो हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक के तर्ज पर कोई इशारा मुकर्रर कर लेते हैं, ताकि तुम अपने बचाव के लिए कुछ कर सको। मैंने कहा, जब और जिस तरह चाहो खंजर फेंक सकते हो मिस्टर सागा। डॉज देने के लिए भी इजाजत है। मुझे शुबा है कि मेरी चुस्ती और चालाकी में कदरे कमी वाक़ हो गई है। सागा 12 फुट के फासले पर खड़ा हो गया। ओरिगा और उसका साथी हमसे जरा हट कर खड़े हुए थे। वहां कोई 5वां फर्द नहीं था। मेरे अकब में 24 दीवार थी और मुझसे 12 फुट के फासले पर सागा खड़ा था, जिसे मालूम नहीं क्यों मुकद्दस कहा जाता था। मुमकिन है उसकी चुग्गी दाढ़ी इसका सबब रही हो। उसके हाथ में एक चमकदार खंजर दबा हुआ था और वो किसी गहरी सोच में मुस्तगरक नजर आ रहा था। मैंने उसे टोका, क्या सोच रहे हो मिस्टर सागा? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मैंने मजीद इजाफा किया, कहा, खंजर तुम्हारे हाथ में मुंतजिर है और मैं पूरी तरह तैयार हूँ। उसने बेबसी से कहा, मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा है मिस्टर एडम। क्या जरूरी है कि तुम्हारे साथ मैं भी किसी हिमाकत में मुब्तला हो जाऊं? मैंने एक लम्हा सोचने के बाद कहा, कोई बात नहीं मिस्टर सागा, मेरे जहन में एक तजवीज है जिस पर अमल करने में हम दोनों का फायदा है। मैं दीवार पर एक निशान लगाए देता हूँ। यह निशान मेरे हाथ और जिस्म के दरमियान होगा। तुम उस निशान पर इस तरह खंजर मारो कि खंजर मेरे जिस्म को छुए बगैर उस निशान पर पैवस्त हो जाए। सागा ने हैरत से कहा, ये क्या बात हुई? इस किस्म के करतब तो कोई भी दिखा सकता है। मैंने खुशामदाना अंदाज में कहा, मेरी फरमाइश पर तुम ये करतब मुझे भी दिखा दो। यही सोचकर दिखा दो कि इससे मेरा दिल खुश हो जाएगा। सागा ने बड़ी बेदिली से कहा, चलो ठीक है। फिर उसने मुझे एक मार्कर फराहम किया। मैंने 24 दीवार पर मार्कर से निशान लगाया और दीवार के साथ लगकर इस तरह खड़ा हो गया कि वो निशान मेरी कोहनी और जिस्म के दरमियान आ गया। सागा को उस निशान पर खंजर आजमाई करनी थी। उसका हाथ जरा सा भी बहकता तो खंजर या तो मेरे बाजू में पैवस्त होता या फिर पसलियों में तराजू हो जाता। सागा ने अपना वो हाथ फजा में बुलंद करते हुए कहा जिसमें खंजर दबा हुआ था, तैयार हो जाओ। मैंने सर को असबाती जुम्बिश दी और उसके हाथ पर नजरें जमा दी। सागा ने अचानक ही खंजर हदफ की तरफ फेंका। उसके हाथ के साथ साथ मेरा हाथ भी हरकत में आ गया। 12 फुट के फासले तक फजा में एक चमकदार लकीर सी खिंच गई। उस लकीर का रुख उस निशान की तरफ था जो मैंने मार्कर से लगाया था। मुझे पहले ही यकीन था कि सागा अपने काम का माहिर है, उसका निशाना खता नहीं हो सकता। इस यकीन की वजह से मेरा काम और भी आसान हो गया। जो कुछ मैं करना चाह रहा था आम लोगों के लिए वो कतई नामुमकिन था, बल्कि खास लोग भी उसे नामुमकिन ही करार देते। जो कुछ मैं करना चाह रहा था वो गोली से गोली का निशाना बनाने के मुतरादिफ था, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल। सागा का हाथ हरकत में आया। उसने खंजर निशाने की तरफ फेंका, मगर खंजर निशाने तक न पहुंच सका। मैंने उसे चुटकी में पकड़ लिया।
सागा हैरत से एक कदम आगे बढ़ गया। उसके दोनों साथियों की आंखें मारे हैरत के फटी हुई थीं। मैंने खंजर को उसके हदफ तक पहुंचने से कबल ही पकड़ लिया था और उसे अपनी आंखों के करीब लाकर बड़े गौर से देख रहा था। ये मास्टर ली कुआन के बख्शे हुए फन का एजाज था। खंजर की रफ्तार मेरे हाथ की रफ्तार के सामने सुस्त पड़ गई। मैंने टाइमिंग के मामले में भी कमाल कर दिया था। अगर उस वक्त वहां मास्टर ली कुआन मौजूद होता तो अपने शागिर्द के इस कारनामे को देखकर फख्र से उसका सर बुलंद हो जाता। सागा के मुंह से हैरत से निकला, ये क्या हुआ? मैंने बड़े अदब से खंजर दोनों हाथों में रखकर उसे पेश किया। कहा, तुम वाकई बड़े गजब के खंजरबाज हो सागा, लेकिन तुम हिचकिचा रहे थे, दोबारा कोशिश कर सकते हो। सागा ने मुर्दा सी आवाज में कहा। नहीं, उसका चेहरा उतर गया था। बोला, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि सागा का फेंका हुआ खंजर अपने हदफ तक नहीं पहुंच सका। तुमने जो हरकत की है वो नामुमकिन मालूम होती है। मैंने कहा, इसीलिए तो कह रहा हूं कि एक बार फिर कोशिश कर लो मुकद्दस सागा, मुमकिन है इस बार मैं खंजर न पकड़ पाऊं। वो बोला, नहीं, अब तो ये किसी कीमत पर भी मुमकिन नहीं है। मैं दावा कर सकता हूं कि तुम जैसा बाकमाल दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, उस शख्स के बारे में क्या कहोगे सागा जिससे मैंने ये कमाल सीखा है? सागा ने चौंक कर कहा, कौन है वो? मैंने कहा, मुमकिन है तुम उसे नाम से भी जानते हो, उसका नाम ली कुआन है। सागा बुरी तरह चौंक पड़ा। मैंने उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां भिंचते देखी। उसने गुर्रा कर कहा, तो यूं कहो कि तुम एगलर के ही आदमी हो। उसका जुमला सुनकर औरिगा और उसके साथी ने एक बार फिर मुझे अपनी गन्नों की इज्जत में ले लिया। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, नहीं मिस्टर सागा, मैं एगलर का आदमी नहीं हूं। अगर तुम एगलर में रह चुके हो तो मेरे नाम से जरूर वाकिफ होगे। मुझे अली जार खान कहते हैं। सागा लड़खड़ा कर एक कदम पीछे हट गया। उसके हलक से घुटी घुटी सी आवाज निकली, क्या कह रहे हो? मैंने कहा, मैं ठीक कह रहा हूं मिस्टर सागा, मैं तुम्हें तफसील से सारी बातें बताऊंगा, मगर क्या हम कहीं बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं? सागा ने बौखलाए हुए अंदाज में अकबी दरवाजे की तरफ पलटते हुए कहा, क्यों नहीं क्यों नहीं। फिर मैं उसके साथ उस दरवाजे से गुजरकर एक आरास्ता कमरे में पहुंचा जो अपनी आराइश के एतबार से किसी जदीद किस्म के ड्राइंग रूम से किसी भी तरह कम नहीं था। सागा ने एक नशिस्त पर ढेर होते हुए कहा, तुमने इस कदर नाकाबिले यकीन बात कही है कि मैं किसी तरह भी खुद को इस खबर पर यकीन करने पर आमादा नहीं कर रहा। ओरिगा और उसका साथी बैरूनी कमरे में ही रह गए थे। मैंने एक सोफे पर बैठते हुए कहा, मैं अली जार खान हूँ सागा, वही अली यार खान जिसे तलाश करके दूसरे जहान पहुंचाना रेंडल और एगलर का सबसे बड़ा मकसद था। सागा ने मुस्तरिबाना अंदाज में पहलू बदला। बोला, मुझे यकीन नहीं आता कि अली यार खान इस वक्त मेरा मेहमान है। मैंने कहा, इत्तफाकात ऐसे ही हुआ करते हैं मिस्टर सागा। अगर पहले मुझे पता चल जाता कि माजी में तुम्हारा भी एगलर से कुछ ताल्लुक रह चुका है तो मैं पहले ही तुम्हें बता देता कि मैं कौन हूँ। लेकिन जब बात इम्तिहान की आ गई तो मैंने सोचा कि जो कुछ मैंने ली कुआन से सीखा है उसके एक मामूली से हिस्से का भी मैं क्यों ना इम्तिहान ले ही डालूं। सागा ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है मिस्टर अली कि मेरा वार नाकाम बनाने वाला कोई आम आदमी नहीं है। एक ऐसा शख्स है जिसके पीछे दुनिया भर के यहूदी लगे हुए हैं, मगर आज तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन एक बात है मिस्टर अली। उसके अंदाज में हिचकिचाहट पैदा हो गई। तुमने पहले जो नाम बताया था, मैंने हंसकर कहा, एडम डी फ्लॉक। ये वो नाम है जो मैंने अपनी मौजूदा शख्सियत के लिए इख्तियार कर रखा है। तुम्हें ये तो मालूम होगा कि दुनिया भर की यहूदी तंजीमों से टकराने के लिए मुझे मेकअप का सहारा लेते रहना पड़ता है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो ये लोग मुझे बड़ी आसानी से शिकार कर लें। इस वक्त भी मैं मेकअप में हूं और इस मेकअप में मेरा नाम एडम डी फ्लॉक है। सागा ने पूछा, अगर तुम मेकअप में हो तो उन लोगों ने तुम्हें शनाख्त किस तरह कर लिया? मैंने कहा, इस सवाल ने मुझे भी उलझन में डाल रखा है। मैं बड़ी कामयाबी से उन लोगों के खिलाफ काम कर रहा था। अचानक ही मालूम नहीं क्या हुआ कि मेरी असल शख्सियत उन पर आश्कार हो गई। सागा ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। बोला, एगलर बहरहाल एक बड़ी तंजीम है और उसके वसाइल लामहदूद हैं। यही क्या कम है कि तुम उनसे बच निकले। मैंने कहा, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया सागा, तुम कौन हो और एगलर से तुम्हारी अनबन क्यों हो गई? वो बोला, एगलर एक आलमी तंजीम का नाम है। तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में उसकी शाखें मौजूद हैं। हर मुल्क में उन्हें बड़ी तादाद में वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। जाहिर है यहूदियों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, लिहाजा ये लोग ज्यादातर मकामी अफराद की खिदमात मुस्तैयार लेकर काम चलाते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हें बेहतरीन लोगों की खिदमात मैसर आ जाएं और उन्हें मैसर आ जाती हैं, इसलिए कि पैसा उनका मसला नहीं है। बड़े से बड़े मुआवजे पर ये बेहतरीन मकामी लोगों को अपने लिए काम करने पर रजामंद कर लेते हैं। यही कुछ इन्होंने यहाँ भी किया। मैं इब्तिदा में ही एगलर से वाबस्ता हो गया था। उससे कबल मेरा एक छोटा सा गिरोह हुआ करता था। मैं कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ, एक मुजरिम हूँ, लेकिन मेरे हमेशा से कुछ उसूल रहे हैं जिन पर मैं सख्ती से कारबंद रहता हूँ।
इन्हीं उसूलों में से एक ये भी है कि मजलूम और कमजोर को नुकसान पहुंचाने से गुरेज किया जाए। मैं इन लोगों की तंजीम में शामिल तो हो गया, मगर मुझे बाद में पता चला कि अब मुझे वही कुछ करना होगा जो वो लोग चाहेंगे। मेरी अपनी मर्जी की कोई हैसियत नहीं है। ऐसे में मेरे पास दो रास्ते थे, या तो फौरी तौर पर उनसे अलग हो जाता या फिर पहले अपनी मजबूती करता। मैंने दूसरी सूरत को तरजीह दी और खुद को मजबूत करने के बाद उनसे अलहदा हो गया। मेरी इस बगावत पर उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें अंदाजा हो गया कि वो मेरे इस किले के मजबूत हिसार को नहीं तोड़ सकते, इसलिए उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया। खुद मैं अभी तक इस पोजीशन में नहीं आ सका कि उन्हें खुलकर ललकारूं, इसलिए मैंने भी खामोशी इख्तियार कर रखी है और वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। शायद कभी मैं उनका मुकाबला करने के काबिल हो जाऊं। मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा, मेरे बारे में तुमने क्या फैसला किया सागा? सागा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, मुझे शर्मिंदा मत करो दोस्त, तुम हुक्म करो। सागा के लायक जो भी खिदमत होगी, सागा उससे मुंह नहीं मोड़ेगा। मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, मेरे दो साथी और भी हैं सागा जो एगलर की नजरों में आ चुके हैं। मैं उन्हें भी यहाँ बुलाना चाहता हूँ ताकि हम सुकून से काम कर सकें। सागा बोला, उन्हें जरूर बुलाओ। तुम यहाँ रहोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुमकिन है इसी बहाने मुझे एगलर के खिलाफ कुछ करने का मौका मिल जाए। मैंने कहा, तुम ये बताओ कि यहाँ मुझे किस किस्म की सहूलतें मुहैया हो सकती हैं? वो बोला, हर किस्म की सहूलतें मुहैया हो सकती हैं। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को रहने के लिए जगह की कोई कमी नहीं होगी। असलहे की जहाँ कमी नहीं है। ट्रांसमीटर, फोन, हर चीज दस्तयाब है। मैंने कहा, फिलहाल ट्रांसमीटर मेरे काम आएगा, बाकी चीजें फौरी जरूरत की नहीं है। इसके अलावा अपने साथियों को यहाँ लाने के लिए मुझे किसी गाड़ी वगैरह की भी जरूरत होगी। सागा ने कहा, गाड़ी का भी कोई मसला नहीं है, मगर तुम यहीं रहो। अपने साथियों को यहाँ का पता बता दो, वो खुद आ जाएंगे। मैं सागा की तजवीज पर गौर करने लगा। तहजीब, मेलकम एक्स और बड के अलावा मैं मादाम क्लारा को भी यहीं बुलाना चाह रहा था। अली ग्रुप के दीगर अरकान की अब जरूरत नहीं रही थी। वो चूंकि एगलर की नजरों में नहीं आए थे, लिहाजा बेखौफ व खतर वापस भी जा सकते थे। लेकिन मसला ये था कि तहजीब, बड और क्लारा की निगरानी हो रही थी। खासी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तहजीब और बड में इतनी सलाहियत है कि वो ताक़ुब करने वालों को डॉज देकर या उनके हाथों कोई नुकसान उठाए बगैर यहाँ तक पहुंच सकते हैं। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, ठीक है सागा, मुझे ट्रांसमीटर दो, मैं ट्राई करता हूँ। सागा ने मुझे ट्रांसमीटर ला कर दिया और मैंने तहजीब से राब्ता कायम करने की कोशिशें शुरू कर दी। पहली ही कोशिश में राब्ता कायम हो गया। दूसरी तरफ बड था। मेरी आवाज़ सुनकर उसने खासे जोश व खरोश का मुजाहिरा करने की कोशिश की थी, मगर मैं ट्रांसमीटर पर तवील गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा था। मैंने बड की बात काट कर कहा, तहजीब कहाँ है? मैं कोड वर्ड्स में गुफ्तगू कर रहा था। मेरा अंदाजा था कि बड ने बहुत बुरा सा मुंह बनाया होगा, लेकिन उसने कुछ कहे बगैर तहजीब को बुला दिया। मैंने बिला तमहीद पूछा, तुम्हारी नक्लो हरकत पर किसी किस्म की पाबंदी तो नहीं है तहजीब? वो बोली, नहीं, लेकिन हमारी निगरानी की जा रही है और निगरानी करने वाले अलल ऐलान निगरानी कर रहे हैं। मैंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात गौर से सुनो, मुझे एक उम्दा ठिकाना मैसर आ गया है। मैं चाह रहा हूं कि तुम और बड मादाम क्लारा को लेकर यहीं आ जाओ। तुम ये काम कर लोगी या मैं आऊं? तहजीब ने बुरा मान कर कहा, कोई काम दूसरों पर भी छोड़ दिया करो अली। अब ऐसा भी क्या कि छोटे छोटे मामलात में तुम्हारी टांग फंसी रहे। मैंने कहा, ठीक है तहजीब, जरा देर तवक्कुफ करो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ। मैंने राब्ता मुनक़ता करके मादाम क्लारा को कॉल किया। मेरी आवाज़ सुनते ही क्लारा फट पड़ी, तुम कई घंटे से गायब हो एडम। मैंने उसकी बात काट दी, कहा, हम बहुत बुरी तरह खतरात में घिर गए हैं। प्रोफेसर ज़ारा का इंतजार करो, वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा। मादाम क्लारा के लहजे में बेचैनी जाहिर हो रही थी। बोली, आखिर कुछ बताओ भी तो, क्या बात है? मैंने कहा, ट्रांसमीटर पर मुनासिब नहीं है, ज़बानी तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया और सागा की तरफ मुतवज्जे हो गया, जो बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैंने सागा से कहा, अभी तक एगलर की तरफ से मेरे साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी निगरानी हो रही है। मैं उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या पता या तरीका बताऊँ? सागा ने कहा, पहले ये बताओ कि मादाम क्लारा तुम्हारे साथियों में किस तरह शामिल हो गई? वो तो एगलर की मकामी सरबराह है। मैंने कहा, यह एक लंबी दास्तान है जो मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, फिल वक्त तो तुम मेरे सवाल का जवाब दो। सागा ने कहा, उनसे कहो कि टैक्सी के जरिए आएं और स्टीफन रोड के चौराहे पर उतरकर जॉर्ज जनरल स्टोर में दाखिल हो जाएं। उससे आगे मेरे आदमी खुद ही सब कुछ संभाल लेंगे। मैंने तहजीब से दोबारा राब्ता कायम किया। कहा, बट से कहो कि वो प्रोफेसर ज़ारा का मेकअप कर ले और उसके बाद तुम और बट मादाम क्लारा के पास जाओ। मैंने उसे कह दिया है कि मैं प्रोफेसर ज़ारा को भेज रहा हूँ। तुम लोग उसे साथ लेकर टैक्सी में स्टीफन रोड के चौराहे पर उतरो और जॉर्ज जनरल स्टोर में दाखिल हो जाओ। उसके बाद तुम्हें खुद को हालात के धारे पर छोड़ देना होगा। तुम कब तक पहुंच जाओगी?
तहजीब ने कहा, इस वक्त 10:30 बजे हैं। ये सारे काम सर अंजाम देकर वहां तक पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। राब्ता मुनक़ता करके मैंने सागा की तरफ देखा। कहा, तुम्हें मुक़द्दस क्यों कहा जाता है मिस्टर सागा? सागा ने कहा, मेरे साथियों की हिमाकत की वजह से। मुक़द्दस का लफ्ज़ सुनकर यूं मालूम होता है जैसे मैं कोई रूहानी पेशवा हूँ। मैंने सर को तफहीमी अंदाज में जुम्बिश दी। कहा, मेरा ख्याल भी यही था। अब ये भी बता दो कि हम लोगों की रिहाइश के लिए क्या बंदोबस्त करोगे? सागा ने कहा, वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन मैं मादाम क्लारा के बारे में जानने के लिए बेचैन हूँ। मैंने हंसकर कहा, उसके बारे में जानने से कबल तुम्हें रीना सोलोमन ऑफ फैल्कन के बारे में भी जानना पड़ेगा। फिर मैंने उसे मुख्तसरन सारे हालात से आगाह कर दिया। वो हैरत से मुझे देख रहा था। उसने कहा, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मादाम क्लारा की जगह नया सरबरा आ गया है। मैंने कहा, मालूम कैसे हो सकता था? वो बेचारा कल शाम ही तो यहाँ पहुंचा है। सागा ने कहा, तुम्हारी इस बात में भी वजन है कि आखिर उसने तुम्हें और मैडम एक्स को किस तरह पहचाना? मैंने कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उलझन है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इस गुत्थी को सुलझाने में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। सागा ने कहा, मादाम क्लारा एक शफाक और संगदिल औरत है और वो मुझसे वाकिफ भी है। शायद मैं उसे देखकर खुद पर काबू न रख सकूं। मैंने अहद किया था कि मौका मिलते ही उसे ठिकाने लगा दूंगा। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम ऐसी हिमाकत नहीं करोगे सागा। तुम्हें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि बड़े मकासद हासिल करने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां देनी ही पड़ती हैं। मादाम क्लारा को खत्म करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। एगलर को बराए नाम भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। उनका सारा कारोबार पहले की ही तरह चलता रहेगा। आदमी कम से कम ऐसा काम तो करे जिससे थोड़ा बहुत फायदा तो हो। सागा ने कहा, तुम मुझे बहुत मुश्किल काम बता रहे हो अली। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं उसका सामना ही न करूं। मैंने कहा, नहीं सागा, इस अंदाज में सोचो कि मादाम क्लारा हर लहजा हमारी गिरफ्त में बल्कि हमारे रहमो करम पर है। हम जब चाहें उसे खत्म कर सकते हैं। अब वो तंजीम की मकामी सरबराह नहीं बल्कि एक मजबूर और बेबस औरत है, मगर उसके पास मालूमात का जो खजाना है वो हमारे लिए बेहद कारआमद है। हम उससे मालूमात हासिल करके एगलर के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वो हमारे लिए एक ऐसी ऐनक का काम करेगी जिसके बगैर हमारे लिए चंद कदम चलना भी दुश्वार होगा। फैसला तुम्हें करना है कि तुम क्या चाहते हो। अगर सिर्फ मादाम क्लारा के खिलाफ कुछ करके तुम्हें तस्कीन हासिल हो सकती है तो तुम जरूर कर लेना, लेकिन अगर तुम्हारा मकसद एगलर को नुकसान पहुंचाना है तो तुम्हें मादाम क्लारा की हिफाजत करना होगी। सागा चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर सर हिलाकर बोला, तुम ठीक कहते हो। वो हमारे लिए वाकई एक बेशबहा खजाना है और तुम भी। वो मुस्कुराया, बोला, तुम भी तो किसी खजाने से कम नहीं हो। मैंने कहा, यह महज हुस्न इत्तेफाक है कि मैं इस तरफ आ निकला और तुम्हारे आदमी मुझे पकड़ कर यहाँ ले आए। सागा ने कहा, लेकिन मुझे इस बात पर हैरत है कि तुम इन लोगों के काबू में कैसे आ गए? जो शख्स मेरे फेंके हुए खंजर को चुटकी में पकड़ सकता है वो महज 2 आदमियों के बस का तो नहीं हो सकता। मैंने कहा, तुम्हारा अंदाजा 100% दुरुस्त है सागा। दरअसल मैं अपनी छठी हिस्स के कहने पर अमल करता हूँ। छठी हिस्स मुझे आने वाले खतरात से खबरदार करती रहती है। जब तुम्हारे आदमियों ने मुझे जद पर लिया तो मेरी छठी हिस्स ने मुझे किसी खतरे का सिग्नल नहीं दिया। अगरचे वो बहुत खतरनाक लोग हैं, लेकिन मेरे बारे में उनके अज़ाइम ये थे कि मुझे सिर्फ उस सूरत में नुकसान पहुंचाएंगे जब मैं उनकी हुक्मदूली करूंगा। दूसरी बात यह कि उन लोगों ने अपनी और एगलर की दुश्मनी जाहिर कर दी थी। मुझे कम से कम इतना इत्मीनान तो था ही कि मैं गलत लोगों के दरमियान नहीं जा रहा। सागा ने कहा, मुझे यकीन था कि तुम अपनी मर्जी से ही यहाँ आए थे। मास्टर ली क्वान का शागिर्द तो इतनी आसानी से गिरफ्तार नहीं हो सकता। फिर उसने चौंक कर कहा, लेकिन मास्टर ली क्वान को तुम किस तरह जानते हो? मैंने उसे मुख्तसरन तफसीलात से आगाह करते हुए कहा, मैंने उससे सिर्फ 6 माह तरबियत हासिल की है और वो भी रेंडल की मेहरबानी से। सागा बोला, तुम बिलाशुबा खुशकिस्मत हो कि तुम्हें उसने तरबियत दी जो किसी को शागिर्दी का अहल ही नहीं गर्दानता। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, काश मुझे कुछ और वक्त मिल जाता। वो आदमी क्या फन का एक लामुतनाही समंदर है। मुझे कभी यकीन नहीं आया कि कोई शख्स इतना बाकमाल भी हो सकता है। सागा की ली क्वान से बराह रास्त वाकफियत नहीं थी। उसने एगलर के अराकीन से ली क्वान के तस्करे सुने थे और उसका बड़ा मोतक़िद था। वो बड़ी देर तक मुझसे ली क्वान के बारे में गुफ्तगू करता रहा। फिर 12 बजे के करीब उसने अपने आदमियों को जरूरी हिदायत देकर रवाना कर दिया। मैंने उसे तहजीब और बट के हुलियों से भी एहतियातन आगाह कर दिया था। मैंने सागा से पूछा, तुम्हारे पास मेकअप का सामान तो नहीं होगा सागा? सागा ने कहा, नहीं है तो आ जाएगा। तुम्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत हो उनकी फहरिस्त बनाकर मुझे दे दो, मैं तुम्हें अभी मंगवा दूंगा। मैंने सागा को उस सामान की एक फहरिस्त बना दी जो मुझे दरकार था और सागा ने एक शख्स को सामान मंगवाने के लिए भेज दिया।